ओके हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। ओके, तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे। तो उसमें लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या किया था? स्पैनिंग, लीनियर स्पैन्स। मेरे ख्याल से हमने लीनियर स्पैन्स कर लिया है, लीनियर सम कर लिया है, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। तो कुछ बच्चे नहीं होंगे पिछली वाली क्लास में, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, अगर चाहे तो उसको देख लें। ओके, शायद आप लोगों में से कुछ ही बच्चे थे पिछली वाली क्लास में। तो रिकैप करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना। आज हम थोड़ा आगे का ही बात करेंगे, वो है लीनियर। पहले बात कर लेते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पे। ओके, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो कितने लोगों को पता है ये क्या होता है? लाइक होता क्या है, कौन कौन जानता है? हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस के बारे में कोई आइडिया है क्या होता है ये? मैम अगर मैट्रिसेस में लें तो 2000 रोज सेम है यार, कॉलम सेम है तो कहेंगे ये डिपेंडेंस है। और हाँ। अगर या दो, हम्म। यस मैम, अगर दो हमारे पास कोई वो है, क्या नाम, प्लेन है, अगर प्लेन के कंपोनेंट मतलब जो मल्टीपल होते हैं एक्स वाई जेड के, अगर वो सेम है तो कहेंगे कि हाँ ये डिपेंडेंस है। ओके, तो बेसिकली अगर मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, मान लो मेरे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स है u1। पहले हम वेक्टर्स पे बात कर लेते हैं, धीरे धीरे क्या करके हम ज्योमेट्रिकल चीज पे भी देखेंगे कि अगर मेरा वेक्टर स्पेस जो है वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, उस टाइम पर लीनियर डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी किस तरीके से काम करती है। वो हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि सेट ऑफ वेक्टर्स पे किस तरीके से काम करती है, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे उन चीजों पर। ओके, तो लेट्स से कि मेरे पास ये सेट है वेक्टर्स का जो कि u1 u2 u3 टू um है। ओके, तो ये है सेट मेरे पास वेक्टर्स का जो कि वेक्टर स्पेस V से लिया गया है। ओके, ये एक सेट है जो कि वेक्टर स्पेस V से लिया गया है। अब मुझे ये बताओ, ये जो सेट है वेक्टर्स का, इसको मैं लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कब बोलूं? कैसे मुझे पता चलेगा कि कोई भी सेट है जो वेक्टर्स का, वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है? मैम एक दूसरे का मल्टीपल ना हो। हाँ, तो जब भी कोई एक वेक्टर किसी दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो, ठीक है, अगर कोई भी एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो वो कैसा हो जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक, और अगर मेरे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है उनमें कोई भी वेक्टर एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, उस टाइम पर हम बोलते हैं कि ये जो मेरा सेट ऑफ वेक्टर्स है वो कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो दोनों ही जगह पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। ठीक, अभी देखो, अगर यहाँ पे तो मेरे पास एम सेट है वेक्टर्स के। ठीक, अगर मैं दो वेक्टर्स की बात कर लूं, जैसे कि मेरे पास एक u1 वेक्टर है, एक u2 वेक्टर है। लेट्स से कि मैंने इसको वैल्यू दे दी 1 1 2, और ये है मेरा 2 2 4। तो क्या ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। क्या? डिपेंडेंट। हाँ, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि u1 जो वेक्टर है वो ट्वाइस है ऑफ u2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? u1 जो है वो u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसलिए हमने बोला कि ये जो वेक्टर है सेट u1 और u2, ये कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशंस पे बात कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो सेट दे रखा था मुझे, इसका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। ओके, लेट्स से कि मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो है a1 u1 a2 u2 गोइंग ऑन टू am um एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, और लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि जो टोटल है इनका वो 0 के बराबर है। ठीक,
भी इनमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है, इनको हम, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब मेरे पास सारे स्केलर्स, एआईज क्या है यहाँ पे, स्केलर्स हैं, स्केलर्स है, ओके। जब मेरे पास सारे एआईज की वैल्यू 0 के बराबर हो तो वो हो जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। और अगर मेरे पास कोई भी एआई ऐसा है, एटलीस्ट वन एआई, किसी भी आई के लिए एआई की यानी कि कोफिशिएंट ऑफ यूआई जो वेक्टर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, भले ही वो किसी एक वेक्टर के लिए हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट और सम, यानी कि किसी एक का भी कोफिशिएंट अगर 0 के बराबर नहीं है वो हो जाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। अब इससे हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अगर कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब वो किसी न किसी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके। अभी अगर मेरे को एक बात बताओ, अभी हर वेक्टर, अगर मान लो आपके पास कई सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरे पास ऐसे कुछ 3 वेक्टर्स हैं, अगर आपको इनका लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करना हो तो आप, एक तो मेथड यही हो गया कि सबका ये चेक कर लो कि क्या हर वेक्टर एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। एक तो मेथड ये है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, आप पहले वेक्टर का चेक करो कि ये बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है या नहीं। आप दूसरे वेक्टर का चेक करो, ये बाकी जो 2 हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है या नहीं। ऐसे ही तीसरे वेक्टर का चेक करो, अगर इनमें से सब एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर लिखे जा सकते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। एक तो मेथड हो गया ये। अब इस मेथड में क्या है कि ये मेथड काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब मैं एक कॉम्बिनेशन उठाऊं उसके करस्पॉन्डिंग अगर मेरे पास लेट्स से वेक्टर जो हैं वो ऐसे हैं 2 3 4 5 6 7, मैंने कोई भी एक रैंडम वेक्टर्स का सेट ले लिया, ठीक है। अभी मुझे इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, हर एक की इक्वेशंस फॉर्म होंगी, फिर मैं इसके लिए सॉल्व करूं, इसके लिए सॉल्व करूं, फिर इसके लिए करूं, तो काफी काफी कैलकुलेटिव सा हो जाएगा। उसके बाद फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म होगा, उसको सॉल्व करूंगी तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं आप इसे, कि अगर मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि लेट्स से हम 3 वेक्टर्स की बात कर लेते हैं, v1 v2 v3, अगर मुझे पता करना हो कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन वेक्टर्स के सेट को एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगी। इनकी क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, ओके। अब लेट्स से वो मैट्रिक्स मैंने बना दी ए, जिसके वेक्टर, जिसके जो एलिमेंट्स है वो ऐसे हैं कि ये मेरा v1 वेक्टर लिख दिया मैंने, ये मेरा v2 वेक्टर है, ये मेरा v3 वेक्टर है। अब इस मैट्रिक्स ए को मैंने रिड्यूस किया, ओके। या तो आप रिड्यूस करके भी निकाल सकते हो, जैसा कि अभी लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन में किसी ने बोला, आप रिड्यूस करके बता सकते हो कि मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करके बता सकते हो कि डिपेंडेंट है या नहीं है। ये मेथड अभी हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक और तरीके से बता सकते हो कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप सिंपली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये कैसे हो जाएंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, तो ये एक छोटा सा मेथड हो गया फाइंड आउट करने का कि आपके पास कोई भी सेट है वेक्टर्स का, आप उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो सेट ऑफ वेक्टर्स डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। बाकी एक चीज और देखिए, अगर मेरे पास सेट कुछ ऑफ वेक्टर जो है वो इस तरीके से है, लेट्स से 0 0 0 1 1 1 2 1 2, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास आप बताइए, अब ये जो सेट है वेक्टर्स का, क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट?
इस सेट ऑफ वेक्टर्स में एक खास बात है, इस सेट ऑफ वेक्टर्स में मैंने नल वेक्टर दे दिया एक, ओके, दिस इज माय नल वेक्टर हियर, ओके। अभी आप सिर्फ अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर में नल वेक्टर मेंशन्ड हो तो आप उसे देख के बता सकते हो कि अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में नल वेक्टर है तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, ओके। क्यों होगा, इसका मुझे कोई रीजन बता सकता है? अगर मेरे पास कोई सेट है वेक्टर्स का इसमें नल वेक्टर लाया करता है, ठीक है, तो वो सेट जो वेक्टर्स का होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा क्यों है? डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही रहेगा मैम। हाँ, डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही बता सकते हो आपके डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आएगा, ओके। अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्टिव में आपसे एक्सप्लेनेशन मांगू तब आप क्या बोलोगे कि मेरे पास क्या होता है? जब भी मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, लेट्स नेम देम, कि मेरे पास ये u1 u2 टू um कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स है, इसमें से कोई एक वेक्टर ऐसा है, लेट्स टेक एनी वेक्टर ui जो कि मेरा जीरो वेक्टर है, तो अगर मैंने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, दैट इज a1 u1 a2 u2 गोइंग ऑन टू am um, ओके, इक्वल्स टू 0, ओके। अगर मैंने क्या किया, सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, अगर 0 हो जाएगी तो क्या बोलते हैं हम उसको, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। अब मान लो जो मेरा u1 वेक्टर है वो मेरा 0 वेक्टर है, ओके। अब क्योंकि u1 वेक्टर 0 वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट की मैं कोई भी वैल्यू दे दूं, i को मैं कोई भी वैल्यू दे दूं, तो मेरा पूरा सम होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। जब भी मेरे पास कोई एक 0 वेक्टर होता है उस टाइम पर ai कोई भी जो कोफिशिएंट होता है उसका, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कि मेरा जो होल जो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन का सम होगा वो तो 0 ही रहेगा, क्योंकि आप 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी भी कोफिशिएंट से कर दो तो 0 ही होगा, राइट। क्योंकि ai 0 के अलावा बाकी वैल्यूज भी ले सकता है, इसलिए यहाँ पर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, ओके। लीनियरली इंडिपेंडेंट किस केस में होते हैं, जब मेरे पास ai की सारी वैल्यू 0 हो, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, ये तो हो गया केस लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अभी आप ये बताइए, अगर मेरे पास V कोई एक वेक्टर स्पेस है, ओके, विच इज लेट्स से रियल पे है, ओके, और मेरे पास ये तीन फंक्शंस हैं, sin t, let's take this as e power t and this is another function which is t square। अभी आपको ये तीन फंक्शंस चेक करने हैं कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंसी चेक करनी है इनकी। कैसे चेक करेंगे, आप अपने बेसिक रूल पर जाइए, जो बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करो, अगर कोफिशिएंट 0 आते हैं तो हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, अभी मैंने वेक्टर्स नहीं दे रखे हैं। कोई सोच पा रहा है इसके बारे में? मैम रॉन्स्कियन निकाल। डिफरेंशिएशन मेथड से भी तो लग सकता है ये। कोई किसी ने कुछ बोला, आवाज बहुत कम आ रही है जो भी बोल रहे हैं। मैम रॉन्स्कियन निकाल। क्या निकाल लेंगे? रॉन्स्कियन। हाँ, तो कैसे करेंगे इसे? मैम डिटरमिनेंट में फर्स्ट को वैसे रखेंगे, फिर सेकंड का डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव करके डिटरमिनेंट लेंगे, राइट, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर लो, डिटर्मिनेंट में पुट करो, वैल्यूज पुट करके देख लो, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका, एक तो ये डिटर्मिनेंट वाला है जो आपने सोच के बता दिया कि इसको ऐसे करके कर सकते हैं, दूसरे तरीके पे आप क्या करेंगे, आप इसको ना लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लीजिए, ठीक। डिटर्मिनेंट वाला तो बहुत ईजी है, उसको बस आपको फॉर्म करनी है मैट्रिक्स और आपको सॉल्व कर देना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूं, ठीक, कैसे लिखा जाएगा, लेट्स से x sin t प्लस y e पावर t प्लस z e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
ओके, मैंने फंक्शंस ले लिए और फंक्शंस को एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। यस मैम। ओके, बताइए इसमें क्या क्या केस फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्ड चीज ले लूं कि अगर मेरी वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 है, उस टाइम पर केस क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 0 प्लस y इंटू ईज पावर 0, ईज पावर 0 इज 1 प्लस z इंटू 0 दैट इज 0, दैट्स इक्वल्स टू 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 0। दिस विल गो टू 0, दिस इज आल्सो 0, तो मेरे पास क्या आया, y इक्वल्स टू 0। ओके, अभी इसी तरीके से अगर मैं t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पुट कर दूं, ये क्या आ गया, x साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 प्लस y and this is e's power t, so that's basically e's power, what is this, 5/2 pi by 2, okay, and plus z square, what is this, z pi square by what, pi square by 4 pi square by 4। ओके, अब मेरी y की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू हमने 0 निकाल ली ना, कि y की वैल्यू 0 है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई दैट x प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैंने क्या किया, t इज इक्वल्स टू पाई पुट किया, अब t इज इक्वल्स टू पाई पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या फॉर्म होगी वो चेक कर लेते हैं, दैट इज x इंटू व्हाट इज साइन पाई, 0 मैम, 0 प्लस y इज पावर पाई प्लस z पाई स्क्वायर, अब y की वैल्यू क्या है, 0 है, ओके, और ये क्या है, x इंटू 0, दिस विल ऑल्सो गो टू 0, तो मेरे पास आ गया z इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने ये z इक्वल्स टू 0 जब इसमें पुट किया तो ये भी 0 हो गया, तो मेरे पास ये क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली मैंने क्या क्या किया, मेरे पास कुछ एंगल्स जो थे, दैट इज t की वैल्यू जो थी वो एंगल में थी, राइट। मैंने वो एंगल जो मेरे पास नॉर्मल एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज मुझे पता होती हैं, जैसे पाई बाय 2 हो गया, पाई हो गया, 0 हो गया, इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस x y z इनकी हेल्प से निकाल लिए। अगर ये जो कोफिशिएंट हैं फंक्शंस के 0 नहीं आते, तो हम बोलते हैं कि ये कैसे है फंक्शन, लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट। हेलो, यस मैम, लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी ये सब समझ में आया हमको, ये कैसे किया अभी, यस मैम। ओके। यस अभी जब हम बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल वे में रिप्रेजेंटेशन में जो बात की कि उस वे में हम कैसे देखेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस होगा या नहीं होगा, लीनियर डिपेंडेंस उस वे में किस तरीके से होता है। तो अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन में लीनियर डिपेंडेंस इन आर क्यूब, ओके, उसमें बात कर लेते हैं। लीनियर डिपेंडेंस इन आर क्यूब में क्या होगा कि कोई भी दो वेक्टर, अगर मैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स की बात कर रही हूँ, अब सिंगल वेक्टर पे तो लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंसी की बात करेंगे नहीं, ठीक है, दो वेक्टर्स तो होनी चाहिए एटलीस्ट। कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो कि आर क्यूब वेक्टर स्पेस में है, वो लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे अगर वो दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं किस पे, ऑन द सेम लाइन, दो ओरिजिन, दो ओरिजिन, यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स के लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि जो एक वेक्टर होगा u1, लेट्स से देयर इज अ वेक्टर u1 जो कि u2 वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, यानी कि ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये तो मुझे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दिख रहा है। मेरे पास ये वेक्टर था u1, इसमें मेरे पास एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि मेरा नया वेक्टर बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉरी ये u2 हो जाएगा और ये मेरा पूरा वेक्टर जो है वो u1 हो जाएगा, ओके। ये क्या कर रहे हैं, इसमें मैंने सेम वेक्टर u2 में k का मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेक्टर आया u1 वो क्या हुआ, उसी सेम लाइन पर लाई कर रहा है जिस लाइन पर u1 था,
ठीक है, तो जब भी हम दो वेक्टर्स के लीनियर डिपेंडेंस की बात करेंगे, इसका मतलब होगा कि वो दो वेक्टर जो हैं वो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं जो कि ओरिजिन से गुजर कर जा रही है। ठीक, भी इसी तरीके से अगर मेरे पास मैक्सिमम कितने वेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पर आर क्यूब है तो 3 वेक्टर्स की ही बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक, तो अगर मेरे पास लेट्स से 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स में डिपेंडेंसी कब होगी, बताओ कोई। 2 वेक्टर्स होंगे तब तो मेरे पास एक लाइन फॉर्म होगी। अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं तब क्या फॉर्म होगा, तब प्लेन में होना चाहिए, तब सेम प्लेन। हाँ, अगर वो दो वेक्टर्स, अगर वो तीनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो सेम प्लेन से गुजर के जा रहे हैं, लाइक जो प्लेन है, आई कांट फॉर्म इट इन अ वेरी क्लियर वे, लेकिन ये जो प्लेन है अगर वो सेम प्लेन से होकर जा रहे हैं जो कि ऑरिजिन से गुजरता हुआ जा रहा है, एक चीज नोट करना, हमेशा जो भी चीज आप ले रहे हो यहाँ पर वो ऑरिजिन से गुजरकर ही जानी चाहिए, ऑरिजिन से गुजरकर ही जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये शायद मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था जब मैंने वेक्टर्स और सबस्पेसेस पढ़ाए थे, उधर भी मैंने बताया था कि जब सबस्पेसेस फॉर्म होते हैं, लाइक अगर आपके सबस्पेस फॉर्म हो रहे हैं किसी भी 3 डायमेंशनल में, तो वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं और वो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हमेशा वो जो प्लेन है या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा ऑरिजिन के थ्रू होकर जा रही होगी। अंडरस्टूड, ये समझ में आया? यस। ओके, अब बात करते हैं बेसिस और डायमेंशन की। ओके, तो बेसिस और डायमेंशन में क्या होता है, लाइक आइडिया, मुझे अगर आपको बेसिस एक मैं कहूं एक वर्ड में डिफाइन करना हो बेसिस, तो आप कैसे करोगे? मैम बेसिस उन वेक्टर्स का सेट होता है जिससे पूरा वेक्टर स्पेस बना सके। हाँ, तो बेसिस बेसिकली एक मिनिमल जनरेटिंग सेट होता है वेक्टर स्पेस वी का। क्या होता है बेसिस? अगर बेसिस को मुझे सिंपली डिफाइन करना हो, वो होता है मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ वी। हम मैंने पिछले लेक्चर में जनरेटिंग सेट पढ़ाया था तो मिनिमल जनरेटिंग भी बताया था, तो अब बताओ मिनिमल जनरेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले बता दो जनरेटिंग सेट का मतलब क्या है। हाँ बोलिए। मिनिमम कितने वेक्टर से पूरे वेक्टर स्पेस को हम बना सकेंगे? हाँ, कि मैं अपने कितने मिनिमम वेक्टर्स लूं जो मेरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दें। स्पैन यानी वो उतने ही वेक्टर्स, मिनिमम उतने वेक्टर जो मेरे पूरे वेक्टर्स को जनरेट कर दें, पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दें। ठीक है, तो अगर यानी कि मिनिमल सेट का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा मिनिमल सेट है, अब इस सेट में से अगर मैंने एक भी वेक्टर कम हुआ तो मेरा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं होगा, राइट? तो ये मेरा मिनिमल जनरेटिंग सेट हो गया। ठीक है, तो बेसिस के लिए जो मेन फॉर्म है वो ये है, अगर मेरे पास सेट एस है कोई वेक्टर्स का u1 u2 टू un, ओके, अगर ये मेरे पास सेट है वेक्टर्स का जो कि वेक्टर स्पेस v से लिया गया है, ओके, तो ये मिनिमल जनरेटिंग सेट कहने का मतलब ये है कि ये पहली चीज तो कि ये s जो सेट है वो जनरेटिंग सेट होना चाहिए, यानी कि s जो है वो स्पैन करना चाहिए v को। ओके, s जो है वो जनरेट करना चाहिए v को। और दूसरी चीज है s जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए v में। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं तो हम उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट या फिर मिनिमल जनरेटिंग सेट। ओके, अभी एक बात बताओ, अगर मैं इस कंडीशन पे बात करूं कि S जो मेरा सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि जनरेट कर रहा है V को, ओके, अब ये जनरेट कर रहा है, हमने किसकी बात करी है यहाँ पर? हमने जब जनरेटिंग सेट की बात करी तो हमने ये नहीं बोला कि ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, हमने सिर्फ जनरेटिंग सेट की बात करी। मेरे पास S एक सेट है वेक्टर्स का जो कि V को जनरेट कर रहा है। अब अगर ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हुआ कि अगर इस S जो जनरेटिंग सेट है इसमें से मैं वो सारे वेक्टर्स हटा दूं
जो कि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, राइट। यानी कि हम सारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इसमें से हटा दूं तो भी ये जो कि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं के बाद भी ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। यस मैम। करेगा या नहीं? यस मैम। कि अल्टीमेटली जो मैंने सेट ऑफ वेक्टर्स हटाए हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे थे, उनकी एज सच नीड थी नहीं कि उनके अलावा भी जो मेरा सेट है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा। उनकी कमी जो है वो वेक्टर्स कंप्लीट कर देंगे जिनके कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एस कोई एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और जो कि जनरेट भी कर रहा है मेरे सेट वेक्टर स्पेस वी को, वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा। अंडरस्टूड? यस मैम। ये ठीक, तो यही एक सिंपल सी चीज है बेसिस फॉर्म करने की। दो कंडीशंस है कि जो आपका जनरेटिंग सेट है वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो आप क्या बोलोगे? वो बेसिस फॉर्म कर जाएगा और उसी बेसिस को आप वो सेट को बोलोगे आप मिनिमल जनरेटिंग सेट। मिनिमल जनरेटिंग सेट यानी कि उस सेट में से मेरे सारे मैंने लीनियरली डिपेंडेंट सेट हटा दिए, अब इसमें सिर्फ उतने ही वेक्टर्स हैं जिनसे मेरा पूरा सेट ऑफ वेक्टर्स लाइक पूरा वेक्टर स्पेस जो है वो जनरेट हो सकता है। अंडरस्टूड? ओके, भी हमने बात करी लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस पे और स्पैनिंग सेट पे, ठीक है। अभी इसको बेसिस को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो आप, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से देखो। अगर मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से देखना हो, कोई भी सेट एस वेक्टर्स का बेसिस तब फॉर्म करता है इफ एवरी वी, हर वेक्टर वी का, हर वेक्टर वी जो कि वेक्टर स्पेस वी में बिलोंग कर रहा हो, कैन बी written uniquely. I mentioned the term uniquely as a linear combination of basis vectors. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में बेसिस के डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो हर वेक्टर v का अगर यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेसिस वेक्टर्स के, वो क्या हो जाएगा? वो सेट ऑफ वेक्टर जो होगा वो बेसिस फॉर्म कर लेगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर क्या है, वो जो कॉम्बिनेशन आप फॉर्म कर रहे हो वो एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अंडरस्टूड? नॉर्मल लीनियर कॉम्बिनेशन और यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में बस यही डिफरेंट है। जनरेटिंग सेट में हमने क्या बोला था कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स किसी भी वेक्टर स्पेस V को जनरेट कब करता है? बताइए, जनरेटिंग सेट में क्या था? जब भी में का हर एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है उस जनरेटिंग सेट। जब V का हर एक वेक्टर, वेक्टर स्पेस V का हर एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो उस सेट के वेक्टर्स में, तो हम उसको बोलते हैं जनरेटिंग सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला V का हर एक वेक्टर एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो, वो हो जाएगा बेसिस वेक्टर्स। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यहाँ पर यूनिक होना जरूरी नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन का, लेकिन बेसिस वेक्टर्स तभी फॉर्म होंगे जब मेरे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो? यूनिक हो। अंडरस्टूड? जनरेटिंग सेट में और बेसिस वेक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं, इनमें मैसअप मत करना। अंडरस्टूड? ओके, अभी मेरे पास अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं कुछ, तो लेट्स टेक द फर्स्ट वन जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं। लेट्स टेक द वेक्टर स्पेस r⁴n। ओके, मेरे पास जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं e1 e2 लाइक दिस en। ओके, दिस इज अ बेसिस ऑफ r⁴n। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसके डायमेंशन की बात करूं कि यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन क्या होती है? व्हाट इज डायमेंशन?
नहीं होगी। डायमेंशन होती है नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, वो मेरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, E1 E2 to En, तो यहाँ पर डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n। ओके, डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, बेसिस में मेरे पास कितने नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स हैं वो मेरी हो जाती है डायमेंशन। यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूं तो मेरे पास आपको ये तो पता होगा कि ये E1 E2 to En क्या है, ये भी मैंने शुरुआती लेक्चर्स में ही बता दिया था। यस मैम। ओके, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गई, और ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड बेसिस। अभी एक और स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर लो कि अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस है, लेट्स से PNT, which is set of all polynomials of degree, polynomials of degree less than equals to n। ओके, यहाँ पर मेरा जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो होगा 1x स्क्वायर गोइंग ऑन टू x पावर n। ओके, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर बोलूं, यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल जो कि लेस देन इक्वल्स टू n डिग्री का है, लेस देन इक्वल्स टू, इसकी डिग्री n से छोटी है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कैसा हो गया, यहाँ पर पॉलिनोमियल सेट में मेरे पास ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, और यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाती है, क्या होगी डायमेंशन, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, n+1। n+1। कोई कुछ बोला, ओके, सो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स टेक अनदर पेज। ओके, तो इसमें देखिए कि अगर मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है विच इज डिफाइंड इट लाइक दिस, लाइक x1 x2 x3, ओके, एंड उनके बीच में कुछ इस तरीके से रिलेशन दैट है दैट x1 minus x2 is equals to 0, और x1 x2 x3 ये जो है वो belonging to R। ओके, अब ये जो है वो क्या है, एक सबस्पेस फॉर्म कर रहा है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये सबस्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं। आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस कि ये सबस्पेस फॉर्म कर रहा है। आपको इसके बेसिस निकालने हैं, कैसे निकालोगे, फाइंड बेसिस, आपको इस सेट के बेसिस निकालने हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, आपको ये रिलेशन दे रखा है x1 minus x2 is equals to 0, तो यहां से मुझे एक चीज दिख रही है दैट x1 is equals to x2। ओके, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे s is equals to, मेरे पास क्या वेक्टर्स हैं, x1, अब x2 किसके बराबर है, x1 के, तो ये भी x1 हो जाएगा, और x3। ओके, गिवन दैट जो xi है, लाइक x1 और x3 हैं, वो किससे हैं, R से बिलोंग कर रहे हैं। Okay, now this is equals to, I can write it like x1 1 1 0 plus x3 0 0 1, okay, such that x1 and x3 are belonging to R। okay, अब ये जो मेरे पास दो वेक्टर्स आए, that is let's name it as v1 जो कि है 1 1 0, एक दूसरा वेक्टर है v2 जो कि है 0 0 1, ये क्या है, स्पैन भी कर रहे हैं मेरे वेक्टर स्पेस V को, दीज आर स्पैनिंग वेक्टर स्पेस V, और ये जो दो वेक्टर्स आए वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, कोई भी एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। तो ये मेरे क्या हुए, ये मेरे बेसिस वेक्टर्स हुए। क्या आ गए मेरे बेसिस वेक्टर्स, V1 और V2, और इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 2, क्योंकि मेरे पास दो बेसिस वेक्टर्स हैं। ये समझ में आया, ओके, ये काफी इजी था, इसमें कुछ था नहीं करना। मैम इसके अंदर जितनी कंडीशन गिवन होगी उतने ही कम हो जाएंगे नंबर्स, क्या, अगर कंडीशन 2 गिवन रहती तो हाँ, डायमेंशन बिल्कुल हो जाती। अगर आपके पास नंबर ऑफ कंडीशंस गिवन है, जितनी ज्यादा कंडीशंस गिवन है हम उस पे भी आएंगे, अभी हम आगे डायमेंशन निकालेंगे, अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बेसिस का, तो अब डायमेंशंस निकालेंगे, बाकी चीजें निकालेंगे, तो
वहां पर हम ये वाली चीज भी डिस्कस करेंगे कि जब नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ जाती हैं, यहाँ पर मैंने एक सिंगल कंडीशन डिफाइन की है, मान लो x1 x2 का रिलेशन डिफाइन किया है, अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन कर देती उस टाइम पर मेरे बेसिस वेक्टर्स में क्या चेंज आता, वो भी हम देखेंगे आगे। ओके, अभी एक और चीज देखो, अगर मेरे पास S जो है एक सेट है, आई डोंट नो क्या है ये, वो इस तरीके से है दैट x1 वेयर x बिलोंग्स टू R। अब इसकी डायमेंशन बताओ, इसकी डायमेंशन वन ही होगी, हाँ 1 होनी चाहिए। 1 नहीं होगी, और कोई? जब मैंने पहला क्वेश्चन डिफाइन किया तो मैंने वहां पर एक चीज गिवन दिया आपको, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि मैंने पहले ही बोल दिया कि जो S है वो मेरा सबस्पेस फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मैंने ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बोला कि जो S है वो मेरा सबस्पेस फॉर्म किया है या नहीं किया है। तो आपको जब भी ऐसी कोई कंडीशन गिवन ना हो, सिर्फ एक सेट दे रखा हो जहां पर आपको उसके बाद डायमेंशन पूछी हो, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डायरेक्ट मेंशन किया होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, पहले आपको चेक करना रहेगा कि क्या ये सबस्पेस है भी या नहीं। अगर ये सबस्पेस है तो आप इसको आगे डायमेंशन की तरफ प्रोसीड करोगे, डायमेंशन निकालने की कोशिश करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ओके मैम जीरो वेक्टर तो नहीं है? क्या? जीरो वेक्टर तो इसमें नहीं आएगा कभी, तो डायमेंशन। हाँ राइट। एक और चीज है, आप में अगर आप एक क्या करो, आप इसको वैल्यू दे दो कि x जो वैल्यू ले रहा है वो लेट्स से a111 ले रहा है, दूसरा वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया कि a121 ले रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको सबस्पेस फॉर्म करना है तो मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है सबस्पेस की जो कि कई जगह फेल भी कर जाती है, वो होती है वेक्टर एडिशन की। ठीक, तो अगर इसका एडिशन जो है वो S में लाइक कर गया तो हम आगे और भी चीजें चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके एडिशन की बात करूं तो वो क्या होगा, a11 प्लस a12, ये क्या हो जाएगा, ये जो वो हुआ वो क्या हो गया, एडिशन के बाद हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि ये हमेशा 1 रहेगा। ओके, ये कह रहा है हमेशा 1 रहेगा, तो ये जो एडिशन है वो S में लाए नहीं करेगा। अब जब ये S में लाए ही नहीं करेगा तो इसका मतलब है वेक्टर एडिशन फॉर्म ही नहीं हो सकता, वेक्टर एडिशन फॉर्म नहीं हो सकता तो ये सबस्पेस नहीं है, भी सबस्पेस ही नहीं है तो इसकी डायमेंशन ही नहीं निकालेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ से आप एक पॉइंट नोट करिए कि जब भी आपके पास एक कोई सेट हो जिसमें एक वेक्टर में वैल्यू जो हो आपकी, अगर बाकी सारे x y करके डिफाइन है, और एक जो है जिसमें इंटीजर वैल्यू दे रखी हो, तो वो कभी भी सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन की ही कंडीशन पर है, फुलफिल अपना सबस्पेस की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पर मेरे पास x डिफाइन था और जो दूसरा वैल्यू था वो एक इंटीजर वैल्यू था। ओके, जैसे ही आपके पास अगर आप ले लो, मैंने आपको x y 2 डिफाइन कर दिया, इट्स 2, तो यहाँ पर s इज इक्वल्स टू, अगर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया यहाँ पर x और y बिलोंगिंग टू r, तो क्या ये सबस्पेस फॉर्म करेगा? नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लास्ट वाला कॉलम होगा एडिशन होने के बाद वो 4 हो जाएगा, 4 तो यहाँ है ही नहीं, ये कह रहा है कि ये हमेशा 2 रहेगा। ओके, तो जब भी आपके पास एक वैल्यू ऐसी इंटीजर में आ जाए तो वो कभी भी सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगी। ओके, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन की ही कंडीशन पर फुलफिल नहीं कर पाएगी। समझ आया ये क्या समझाने की कोशिश की यहाँ पर? ओके ओके, वेरी गुड। अभी आगे देखते हैं। ओके, अभी इस पे बताओ, अगर मेरे पास सेट S, जो वो दो कंडीशंस वाली बात थी वो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास x1 x2 x3 है, ओके, सच दैट 2x1 minus 3x2 plus root 2x3 is equals to 0। ओके, और दूसरी कंडीशन है दैट x1 minus 5x3 is equals to 0। ओके, अब ये है, मैं पहले से बोल दे रही हूँ दैट इट इज अ सबस्पेस, सो यू डोंट नीड टू चेक कि ये सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। okay? ये सबस्पेस है। अभी आप इसको मेरे को डायमेंशन बताओ और बेसिस वेक्टर भी बताओ क्या होगा।
दोनों चीजें बताओ। किस तरीके से हमने सिंगल कंडीशन के वाले में डायमेंशन एक होगा मैम। डायमेंशन एक होगा और बेसिस वेक्टर क्या फॉर्म होगा? 1 0 0 ले लेना, नहीं 1 1 1। ओके, बाकी कोई किसी और ने ट्राई किया? ओके कोई बात नहीं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इक्वालिटीज जो है मेरे पास जो कंडीशंस दे रखी हैं उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिलेशन क्या बना रही है। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे एक रिलेशन सीधा सीधा दिख रहा है दैट x1 इज इक्वल्स टू 5x3। ओके, x1 जो है वो 5x3 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं कि अगर x1 5x3 के इक्वल है और मैं x1 की वैल्यू यहाँ 5x3 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10x1 लाइक 10x3 सॉरी माइनस 3x2 प्लस रूट 2x3 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो मेरे पास 3x2 इज इक्वल्स टू आ गया 10x3 प्लस रूट 2x3। ओके, तो ये क्या आ गया, x3 इज इक्वल्स टू आ गया 10/3x3 प्लस रूट 2/3x3। ये क्या है, कुछ कंडीशंस फॉर्म हो रही हैं एक दूसरे में, एक दूसरे के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं ये। ओके, इसको मैं सिंगल कंडीशन में लिख देती हूँ 10 प्लस रूट 2/3 इक्वल्स टू रहेगा वहाँ, x2 इक्वल्स टू रहेगा वहाँ पे, x2 इक्वल्स टू 10/3x3 प्लस वहाँ पर यही जो इसके पहले वाली लाइन है। हाँ अच्छा ये ओके 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 नहीं, और छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ओके, तो x1 इज इक्वल्स टू है 5x3, x2 इज इक्वल्स टू है 10 प्लस रूट 2/3x3। ओके, मेरे पास मैंने क्या किया, सबकी मैंने कॉम्बिनेशन निकाल दिए। ओके, या तो आप इसको नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लो, भी चीज सेम ही आएगी क्योंकि एक ही वेक्टर एक ही कंडीशन फॉर्म होने वाली है। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x1 के x2, तो हम इनइक्वालिटीज फॉर्म करते हैं ना, कंडीशंस फॉर्म करते हैं वैसे कर लेते हैं। x1 की क्या रिलेशन है, x1 इज इक्वल्स टू 5x3। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, x1 इज इक्वल्स टू 5x3। ओके, x2 इज इक्वल्स टू पुट करूं दैट इज 10 प्लस रूट 2 और यहाँ 3 कर दूं और ये 5 3 15 हो जाएगा। ओके, अभी सारी इनइक्वालिटीज मैंने एक फॉर्म में लिख दी और ये मैंने मान लिया लेट्स से k। इज दैट ओके? क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? यस। बेसिकली ये सब लिखने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है बेसिस वेक्टर्स, अगर मैं k स्केलर को बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 15 10 प्लस रूट 2 एंड 3। ये मेरे पास आई किसकी वैल्यू, ये मेरा क्या हो जाएगा बेसिस वेक्टर हो जाएगा इस टाइम पे, बेसिस वेक्टर। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आपने प्रीवियस केस में नोटिस किया होगा मेरे पास एक रेस्ट्रिक्शन थी आर क्यूब, हम 3 सेट ऑफ वेक्टर्स थे यानी कि आर क्यूब था मेरे पास, उस टाइम पे मेरे पास 2 बेसिस वेक्टर्स आए थे। ठीक है, अभी मेरे पास सेम 3 सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, आर क्यूब की बात कर रहे हैं हम, और उस टाइम पे मेरे पास 2 कंडीशंस थी, 2 रेस्ट्रिक्शंस थी, उस टाइम पे सिर्फ मेरे पास एक बेसिस वेक्टर्स फॉर्म हुआ है। क्या समझ में आया इससे? नंबर ऑफ कंडीशन सब्ट्रैक्ट करनी है। हाँ, बेसिकली आपको नंबर ऑफ कंडीशन सब्ट्रैक्ट करनी है, जितनी ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ कंडीशंस होंगी उतनी ज्यादा उतना बार माइनस होता जाएगा। अंडरस्टूड? हमने दोनों केस देख लिए जहां पर एक कंडीशन ली एक बार 2 कंडीशन ली, एक कंडीशन ली तब 2 बेसिस आ रहे थे, 2 कंडीशन ली तो एक बेसिस आ रहा है। यहाँ से हमें कुछ समझ में आया कि कंडीशन जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करती हैं किसी को। ठीक, अभी एक और चीज ले लीजिए, अगर आपके पास लेट से एस है जो कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज बिलोंगिंग टू एक्स पावर 4, इस पे जो कंडीशन है वो है 2x प्लस वाई प्लस 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। ओके,
अब ये किस में है, r⁴ में है, ओके। और एक और है इसी तरीके से, दैट इज x y z w एंड विच बिलोंग्स टू r⁴ x plus 2y plus z plus 3w is equals to 0। अब ये क्या है, s और t जो है वो सबस्पेसेस हैं ऑफ वेक्टर स्पेस r⁴ के। आपको बतानी है डायमेंशन ऑफ s इंटरसेक्शन t। कैसे करेंगे? अगर मेरे को सिंगल वेक्टर की डायमेंशन निकालनी होती तो हम क्या करते, किसी भी एक वेक्टर, एक अननोन को ले लेते, उसको बाकी के फॉर्म्स में रख के और बेसिस वेक्टर्स निकाल लेते। मुझे पता है मेरे पास कितने वेक्टर्स आएंगे, देख के बता सकते हैं कि हम कितने बेसिस वेक्टर्स आएंगे, ओके। लेकिन अगर s इंटरसेक्शन t की बेसिस निकालनी है, उसकी डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे करोगे आप? कंडीशन में इफेक्ट आएगा ना, क्या मैम कंडीशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, वैसे तो इसमें तो कंडीशन ही का इफेक्ट आएगा कि वो होगा। हाँ, आप इसको परफॉर्म भी कंडीशन करके देखो कि अगर हमने बोला है कि कोई डायमेंशन निकालनी है s इंटरसेक्शन t के, यानी कि s इंटरसेक्शन t के मुझे बेसिस निकालने हैं बेसिकली, तो मेरे पास s के लिए कंडीशन है 1, t के लिए कंडीशन है 1। या तो आप इससे थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करिए, या तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैम डायमेंशन 2 आएगा, डायमेंशन 2 आएगा, राइट, डायमेंशन 2 ही आएगा। अब देखिए कैसे आएगा 2, ठीक, वो समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ले लिया e, ठीक, जो कि मैंने डिफाइन कर दिया लेट्स से a b c d। जो e वेक्टर है वो बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन में, s इंटरसेक्शन t। ये जो वेक्टर है वो दोनों में बिलोंग कर रहा है, s में भी है t में भी है। अगर ये वेक्टर दोनों में है तो यानी कि ये वेक्टर जो है वो इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो वेक्टर है वो लिखा, इन कंडीशंस को हम इन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2a plus b plus 3c plus d is equals to 0, राइट। इसी तरीके से मैं दूसरी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं a plus 2b plus c plus 3d is equals to 0, ओके। ये हो गया। अभी एक तो तरीका ऐसे हो गया कि आप इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं, ये मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गए, दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेट्स से टेक बेसिक, दैट इज मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 2, so 4 2 6, okay, and minus 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 minus, this will cut out and this will be minus 3b plus c plus minus 5d is equals to 0, ओके। तो यहां से मेरे पास c आ गया 5d plus 3b, ओके, c आ गया ये। अब इस c को अगर मैं इसमें पुट कर दूं, ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, a plus 2b plus 5d plus 3b plus 3d is equals to 0, ओके। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी, 2b 3b, that's minus 5b 5 3 8 minus 8d, ओके। मेरे पास a और c की कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई। तो आप क्या करिए, अगर आपको रेस्ट्रिक्शन वाला रूल नहीं पता, आपको बस 2 मिनट लगेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब आप a को लिख दीजिए ऐसे, दैट इज a इज माई minus 5b minus 8d, b is b, c is 5d plus 3b and d is d, ओके। अब अगर इसमें से मैं b कॉमन ले लूं, क्या आएगा, -5 1 3 0, राइट। अगर मैं इसी तरीके से d लूं, क्या आएगा, -8 0 5 1। ये जो 2 आए मेरे पास, ये क्या आ गए मेरे, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो ये क्या आ गए मेरे पास, ये 2 बेसिस वेक्टर्स आ गए, ठीक है। अब अगर इस मेथड से जो रेस्ट्रिक्शन वाला है
आप इससे डायमेंशन तो बता सकते हो कि डायमेंशन क्या होगी, लेकिन आप इससे बेसिस वेक्टर्स नहीं निकाल सकते। बेसिस वेक्टर्स निकालने के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आपसे बेसिस वेक्टर्स भी पूछे हैं, आपको ये सब चीजें परफॉर्म करके उसके बाद ही बेसिस वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो दो मेरे पास बेसिस वेक्टर्स आए हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऑफ कोर्स यहां से ही मैंने बोल दिया कि ये बेसिस वेक्टर्स फॉर्म करेंगे और इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अंडरस्टूड? किस तरीके से सॉल्व करना है? मैम बेसिक वेक्टर जो होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही तो होंगे ना? हाँ, बेसिस वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बोला कि अगर ये जो है वो वेक्टर्स वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इनको बेसिस वेक्टर्स बोल रहे हैं। ओके, ये समझ में आया? यस मैम। ओके, अब कुछ आप ऐसे बोल लो कि आपके लिए नोट पॉइंट्स टाइप है, तो वो नोट पॉइंट्स एक बार नोट कर लो। ओके, जो बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो पहली बात हो गई कि बेसिस जो होता है वेक्टर स्पेस वी का, वो क्या होता है? बेसिस ऑफ वी इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन वी। जितने भी मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं किसी वेक्टर स्पेस में, वो मेरे पास होता है बेसिस। वो मेरे सारे बेसिस में इंक्लूड होते हैं। ठीक, बेसिस क्या होता है? मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सेकंड चीज, जो बेसिस होता है वी का, बेसिस ऑफ वी इज मिनिमल जनरेटिंग सेट, मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ वी। ओके, तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे मेंशन्ड हो ना, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या फिर मिनिमल जनरेटिंग सेट है, कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखे जो इस तरीके से सेट को डिफाइन कर रहा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है? वो बेसिस वेक्टर्स की बात कर रहा है। उसके जो बेस वेक्टर्स हैं वो क्या है? बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए डायमेंशंस के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, विच इज दैट अगर U एंड W मेरे पास दो सबस्पेसेस हैं ओवर V, वेक्टर स्पेस V के ऊपर, ओके, देन द डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। ओके, हमने डायमेंशन ऑफ U निकालना सीख लिया, डायमेंशन ऑफ W भी लाइक दे आर द सेम थिंग, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W भी सीखा कि उसको कैसे निकालते हैं। ओके, अगर आपके पास V जो है वो वेक्टर स्पेस है और W जो है अगर वो सबस्पेस है V का, क्या है? सबस्पेस है V का, देन उस टाइम पर जो डायमेंशन होगी V बाय W की, वो क्या होगी? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें फाइंड आउट करने में। और इसी तरीके से अगली चीज देख लेते हैं कि अगर V जो है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फिर हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है और U और W क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर इन वेक्टर स्पेस V। तो उस टाइम पर जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V जो होगी वो क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, सो लेट्स से ये मेरा वेक्टर स्पेस V है, U जो है वो ये है, लेट्स डिफाइन दिस इज एज U, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये। तो इन दोनों की जो कंबाइंड डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W, दैट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? ओके, ग्रेट। ओके, और व्हाट इज डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W? अगर मैं डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W की बात करूं तो डायमेंशन U इंटरसेक्शन W जो होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगी, दैट इज मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ U एंड डायमेंशन ऑफ W। ओके,
अब ये कैसे हो सकती, कैसे होती है, वो मुझे कोई बताएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि ये ऐसा क्यों है? लाइक अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ये क्या है, ये u है, ये v है, ये मेरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये u है, ये v है, w है, सॉरी, दिस इज माय u इंटरसेक्शन w। हमने बात करी कि इसकी डायमेंशन है हमारे पास, इसकी भी है, ये मेरा वेक्टर स्पेस v है, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w जो होगा दैट इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ u एंड डायमेंशन ऑफ w। ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? आप इस डायग्राम को देख के भी बता सकते हो। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w, ओके, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि u इंटरसेक्शन w में होंगे, ओके, वो हमेशा लेस देन होंगे, हमेशा कम होंगे, कितने कम, किन से, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे u में, राइट, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स u इंटरसेक्शन w में होंगे वो हमेशा कम होंगे, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन u। ओके, ये चीज समझ में आ रही है ऐसा क्यों है? यस मैम। ओके, यहाँ से हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि u इंटरसेक्शन जो w है, u इंटरसेक्शन w है, वो क्या है, सबसेट है u का, इसलिए हमने बोला जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स u इंटरसेक्शन w में होंगे वो कम होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन u से। सिमिलरली u इंटरसेक्शन w जो है वो किसका सबसेट है, w का। सेम केस इसके लिए अप्लाई होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो u इंटरसेक्शन w में है वो लेस देन इक्वल्स टू होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन w। ओके, तो इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे मिला कि जो डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ u एंड डायमेंशन ऑफ w। अंडरस्टूड? क्योंकि बेसिकली जो u इंटरसेक्शन w है वो u और w का सबसेट ही तो है। समझ आया? यस मैम। ओके, एक और चीज समझो, जब भी आपको बेसिस निकालने हो, ओके, फाइंडिंग बेसिस फॉर, लेट्स से आपके पास एक स्पैनिंग सेट दे रखा है, वो स्पैनिंग सेट आपके पास W है, लेट्स से आपके पास ये W है विच इज द स्पैनिंग सेट, जिसमें वेक्टर्स हैं u1 u2 टू ur। ओके, अगर आपके पास स्पैनिंग सेट है, एक सेट है विच इज अ स्पैनिंग सेट, उससे आपको बेसिस वेक्टर्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे? मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है S which is u1 u2 to ur, ओके, जो कि स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस V को, ओके, और यू कैन से हमने W सबस्पेस लिया है तो W को स्पैन कर रहा है, ओके, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो W को स्पैन कर रहा है। अगर मुझे इस W के बेसिस वेक्टर्स निकालने हो, मुझे जनरेटिंग सेट दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, स्पैनिंग सेट दे रखा है, मुझे उसमें से बेसिस वेक्टर्स निकालने हैं, मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे बेसिस वेक्टर्स मिल जाएं? मैम स्पैन का मतलब क्या है? मैंने बोला है स्पैनिंग सेट यानी कि मेरे पास जनरेटिंग सेट है, यानी कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, शायद आप प्रेजेंट नहीं होंगे उस वक्त। इसमें से सभी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को हाँ, एक्सक्लूड करना है। वेरी करेक्ट। स्पैनिंग का मतलब होता है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं
ये मेरे वेक्टर स्पेस W को, या फिर बोले अगर ये सबस्पेस है तो सबस्पेस W को जनरेट कर रहा है। यानी कि ये जो सेट है वेक्टर्स का, ये V के W के हर वेक्टर को अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, जनरेटिंग सेट और स्पैनिंग सेट। अंडरस्टूड? ओके, तो मैंने क्या बोला था कि जब मेरे पास एक स्पैनिंग सेट है तो उसमें लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स भी हो सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं अपने इस स्पैनिंग सेट, अपने इस जनरेटिंग सेट में से वो सारे वेक्टर्स हटा दूं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो मेरे पास वो वेक्टर्स रह जाएंगे जो कि मेरे पास स्पैन भी कर रहे होंगे W को, और जो कि कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, तो ये जो बचे हुए वेक्टर्स हैं जो कि स्पैन भी करेंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो वो क्या फॉर्म कर जाएंगे, वो वेक्टर्स मेरे बेसिस फॉर्म कर जाएंगे। ओके, तो मुझे क्या करना है, टेक्निकली मुझे डिपेंडेंट वेक्टर्स को रिमूव करना है। ओके, तो इसके दो तरीके होते हैं डिपेंडेंट वेक्टर्स को रिमूव करने के। पहले हम बात करते हैं पहले तरीके की। ओके, तो आप क्या करिए, अभी आप हर एक वेक्टर को तो लीनियर कॉम्बिनेशन में रख के देखने नहीं वाले कि क्या, अगर मेरे पास कई सारे वेक्टर्स हैं, लेट्स से कि अगर आपके पास 5 वेक्टर्स हैं, ओके, तो 5 वेक्टर्स में क्या होगा, कई सारी इक्वेशंस फॉर्म होंगी, तो हर एक का लीनियर कॉम्बिनेशन तो चेक नहीं करने वाले। 5 इक्वेशंस, उसके बाद 5 की कुछ कंबाइंड, उनकी खुद की 3-3 इक्वेशंस फॉर्म होंगी, ठीक है, 3-3 4-4 जो भी हो। ओके, तो टेक्निकली आपको कई सारे फॉर्म करने पड़ जाएंगे उस वक्त। ओके, कई सारी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएंगी। सिंपल मेथड ये रहेगा कि आप क्या करो, जो आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, ये मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, ओके, आप इसकी एक मैट्रिक्स बनाओ। ओके, क्या फॉर्म करोगे आप, मैट्रिक्स फॉर्म करोगे। आपने फॉर्म करी मैट्रिक्स, किस तरीके से फॉर्म करी, वो जो मैट्रिक्स आपने फॉर्म करी उसकी रोज जो है, whose rows are given vectors, जिसकी रोज जो हो वो वेक्टर्स हो। ओके, मैंने रोज वेक्टर्स को रोज की फॉर्म में लिखा है, और उसके बाद मैंने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया, किसमें, एक्लन फॉर्म में। रिड्यूस करने के बाद मैंने क्या किया, वो सारे रोज कलेक्ट करी जिनमें नन जीरो रोज हैं। क्या है, नन जीरो रोज, क्या की हमने, कलेक्ट ऑल नन जीरो रोज। ओके, नन जीरो रोज जो मैंने कलेक्ट करी एक्लन फॉर्म में, वो क्या फॉर्म कर जाएंगी, वो बेसिस फॉर्म कर जाएंगी। ठीक, तो क्या किया हमने, इसको लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में लिया, उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद वो सारी मैट्रिक्स ले ली जिनमें पाइवट है। नन जीरो का मतलब क्या होता है कि जिनमें पाइवट है, हमने वो सारी रोज ले ली। पाइवट का मतलब समझते हैं आप लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, एक्लन फॉर्म वगैरह। अल्टीमेटली रैंक की बात हो रही है ना, या बेसिकली वही चीज है। ओके, वी विल कम टू दैट, पर अभी सिर्फ एक एक करके स्टेप बढ़ा रहे हैं हम। ओके, तो बेसिकली जो रोज, जिनमें नन जीरो रोज हैं, जो भी मेरी एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो मेरी क्या फॉर्म कर जाएंगी, बेसिस फॉर्म कर जाएंगी, और उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिस वेक्टर्स। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास जो नए बेसिस आ गए वो क्या आए, लेट्स टेक r1 डैश, r2 डैश, समथिंग लाइक rk डैश। ओके, मे बी जो मेरी रैंक है वो लाइक जो नंबर ऑफ नन जीरो रोज है वो r के इक्वल ना हो, इसीलिए जो वो है वो k इज लेस देन r, मे बी इक्वल टू, k इज लेस देन इक्वल्स टू r। समझ में आया कि ये k क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, जितनी भी जीरो वाली रोज थी जिनमें पाइवट एंट्री नहीं है वो हमने हटा दी, बाकी जो नन जीरो रोज है वो हमने कंसीडर कर लिया, और वो मेरा बेसिस वेक्टर्स फॉर्म कर जाएगा। अंडरस्टूड? ये पहला मेथड समझ में आया। अभी इस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ओके, अभी दूसरे मेथड में क्या है, इस मेथड में क्या किया हमने, हमने वेक्टर्स लिए, उनको रिड्यूस किया, जिससे मुझे एक नए वेक्टर्स मिले, एक नए बेसिस वेक्टर्स मिले। ओके, अभी अगर मुझे अपने बेसिस वेक्टर्स जो हैं वो ओरिजिनल वेक्टर्स की फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे क्या हुआ, वेक्टर्स की फॉर्म चेंज हो गई, मेरे पास जो वेक्टर्स आए वो r1 डैश r2 डैश एक नई फॉर्म में आए जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म थी वेक्टर्स की। ठीक, अगर मुझे ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए वेक्टर्स,
ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यानी कि अगर मुझे अपने बेसिस वेक्टर्स हैं वो इसी तरीके से डिफाइन करने हैं कि जो मेरे बेसिस वेक्टर्स हैं वो ऐसे हैं u1 u2 u3 थ्रू uk, यानी कि मुझे ओरिजिनल वेक्टर्स की फॉर्म में बेसिस वेक्टर्स डिफाइन करने हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आप सेम क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म करोगे। लेकिन यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो उसके कॉलम्स जो होंगे वो वेक्टर्स होंगे, whose columns are given vectors। ओके, नाउ अब आप सेम प्रोसेस करोगे, आप उसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करोगे और रिड्यूस करने के बाद हर एक्लन फॉर्म में से नन पाइवट कॉलम जितने भी हैं, नन पाइवट कॉलम वाले वेक्टर्स को क्या कर देंगे, आप डिलीट कर देंगे ओरिजिनल वेक्टर्स में से, ओरिजिनल वेक्टर्स में से। ये बात समझ में आई? पाइवट का मतलब क्या है? क्या पाइवट का मतलब क्या है? या ओके, यही मैंने पूछा था कि पाइवट का मतलब पता है या नहीं। तो जब भी हम एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो लेट्स से मेरे पास कुछ एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो इस तरीके से है 1 0 0 2 1 0 एंड लेट्स से 0 1 0 0 3। ओके, तो मेरे पास क्या हुआ, ये जो है अगर इस रो में बात करूं तो ये मेरी पहली पाइवट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे मेरे पास कोई भी इसके नीचे जो सारी एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, 0 है। अब इसी तरीके से ये जो है मेरी एंट्री है, ये मेरी पाइवट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे जो सारी एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, 0 है। इसी तरीके से ये मेरी एक पाइवट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसके भी नीचे क्या है, सारी एंट्री 0 है। ओके, अगर आप इसको 4 क्रॉस 4 का कर दो, ये 4 क्रॉस 4 की हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें पाइवट एंट्रीज फिर भी 3 ही रही, क्योंकि मैंने बाकी सारी एंट्रीज को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ओके, अभी हम आगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे एक्चुअली कि किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं, उसमें पाइवट एंट्रीज क्या होती हैं, उसको हम तब डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पर कई सारी चीजें आएंगी, कैनोनिकल फॉर्म भी आएगा। ओके, यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक रूल देख रहे हैं कि किस तरीके से बेसिक स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के। अगली क्लास में हम थोड़े इसके एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा बाय एग्जाम्पल्स। ओके, तो हमने क्या बोला, मैंने उसको मैट्रिक्स ली, उसको कॉलम्स में फॉर्म किया, जो उसके वेक्टर्स से उनको कॉलम्स में फॉर्म किया, कॉलम्स में फॉर्म करने के बाद एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया, और उसके बाद लेट्स से मेरे पास जो एंट्री आई उसमें ये पाइवट है, ओके, और इसमें कोई पाइवट नहीं है, लेट्स से इसकी पाइवट यहाँ है। ओके, मेरे पास ये कुछ मैट्रिक्स आई। ओके, तो हमने बोला कि जो नन पाइवट कॉलम है, यानी कि जैसे ये कॉलम क्या है, नन पाइवट है। ओके, सिमिलरली ये नहीं, सॉरी, एक ही कॉलम है जो कि नन पाइवट है, इसमें जो पाइवट है वो ये वाली पाइवट है। ओके, ये मेरे पास पाइवट कॉलम्स हैं, सिर्फ एक कॉलम है जिसमें पाइवट नहीं है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने ओरिजिनल जब मैट्रिक्स फॉर्म करी थी, इसमें जो ओरिजिनल वेक्टर लिखा था वो मुझे अपने सेट में से हटा देना है। लेट्स से C2 है, यहाँ पर मैंने, ये क्या है, C2 कॉलम है, यहाँ पर मैंने U2 वेक्टर लिखा था, तो मैंने अपने U2 वेक्टर को हटा देना है। बस उस सेट में से मुझे अपना U2 वेक्टर हटा देना है, और बाकी जो वेक्टर्स बचे होंगे वो मेरा क्या फॉर्म कर जाएंगे, बेसिस फॉर्म कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल वेक्टर में से मुझे नन पाइवट कॉलम के सारे वेक्टर्स हटाने हैं, और जो रिमेनिंग वेक्टर्स होंगे, रिमेनिंग वेक्टर्स इन S फॉर्म बेसिस। ये समझ आया कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। ओके, तो बेसिकली yes, दो बेसिस निकालते हैं हम, एक जो नए फॉर्मेट में आता है, एक रिड्यूस फॉर्मेट में आपने देखा होगा, एक जो होता है कभी कभी वो लोग ओरिजिनल वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं कि मेरे पास ये कुछ 5 वेक्टर्स हैं U5 करके, और इसमें से मेरे पास ये U1 U3 U4 ये मेरे पास बेसिस वेक्टर्स हैं। तो जब भी आपको जनरेटिंग सेट में से ओरिजिनल वेक्टर की फॉर्म में बेसिस चाहिए, तब आप ये प्रोसेस लगाएंगे। जब आपको नए वेक्टर की फॉर्म में चाहिए, तब आप ये प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, क्वेश्चन पे एक्चुअली होते लगभग सेम ही है, पर वही है कि एक नए रिड्यूस फॉर्म होती है और एक ओरिजिनल वेक्टर की फॉर्म में होता है। ठीक है,
अभी इस वाले मेथड में क्या करना है, इसमें बस नन पाइवट कॉलम वाले वेक्टर्स को डिलीट कर देना है, बाकी सारे वेक्टर जो होंगे वो मेरे बेसिस फॉर्म कर जाएंगे, और इसमें जो पाइवट एंट्रीज वाले हैं वो मेरे बेसिस फॉर्म कर जाएंगे। ओके, अभी आप ये वाला एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो और फिर मुझे कल बताना। Let's take u1 vector है which is 1 2 1 3 2. There is another vector u2 which is 1 3 3 5 3. एक u3 है that is 3 8 7 13 8. Vector u4 which is 1 4 6 9 7. Vector u5 which is 5 13 13 25 19. ओके, ये मेरे पास 5 वेक्टर्स हैं, और ये क्या है, W एक कोई सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ R पावर 5। ओके, और इसके ये ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, W के ये 5 ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, और मुझे बतानी है बेसिस किसकी फॉर्म में, बेसिस इन ऑफ ओरिजिनल गिवन वेक्टर, ओरिजिनल गिवन वेक्टर की फॉर्म में। तो आप इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, मुझे अपने ओरिजिनल वेक्टर्स की फॉर्म में बेसिस चाहिए, कौन सा मेथड लगेगा, इक्लोन मेथड। हाँ, फर्स्ट वाला सेकंड मेथड लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाँ, कॉलम में लेके आओ, इसको रिड्यूस करो, एक्लन फॉर्म में ट्रांसफर करो, जिन जो भी नन पाइवट है उनको हटा दो, बाकी जो ओरिजिनल वेक्टर्स है उनमें से हटाना है, जो बचेंगे वो मेरे क्या फॉर्म कर जाएंगे, बेसिस फॉर्म कर जाएंगे। तो इसको आप एक बार ट्राई करना, एक्लन फॉर्म जिनको रिड्यूस करना नहीं आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार खत्म हो जाए, एक तो हम कल ही इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब भी हम देखेंगे कि किसी भी चीज को रिड्यूस कैसे करते हैं, तो कल इस क्वेश्चन को हम एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना भी सीखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? यस। तो आप लोग तब तक ट्राई करिए। यस मैम। ओके देन, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट अभी जो पढ़ाया उसमें? नो मैम। या ओके देन गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। या थैंक यू। या ओके।